अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। तवक्कात और खदशात के साए में कल इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए हाई स्टेक मुज़ाकरात होंगे और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं और तवक्को है कि आज रात को अमरीका और ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा और ये 2011 में उस वक्त के अमरीकी नायब सदर जो बाइडन के दौरा पाकिस्तान के बाद किसी भी अमरीकी नायब सदर का पहला दौरा पाकिस्तान है। JD वेंस के अलावा सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे और करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी अमरीकी वफ़द का हिस्सा हैं। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि आज रात को ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी वफ़द का कोई ऐलान सामने नहीं आया कि कौन कौन उसमें शामिल होगा। ताहम ये खबर सामने आ रही है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरान की ताकतवर पासदारान इनकलाब फोर्स के साबिक कमांडर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी ईरानी वफ़द का हिस्सा होंगे। इन मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान है और इसी वजह से ख़ित्ते में तवील जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, मगर साथ ही पाकिस्तान की कोशिशों से कायम आर्जी और नाजुक जंगबंदी, इसराइल की हठधर्मी और जारियत की वजह से टूटने के खदशात भी मुसलसल बरकरार हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर इसराइल ने वही किया जो हमेशा से करता आया है और फिर इसराइल के कहने पर अमेरिका ने भी वही किया जो वो हमेशा इसराइल के कहने पर करता आया है। और इसराइल की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद लबनान में तबाहकुन बमबारी पर अमेरिका खुलकर इसराइल के मौक़िफ़ की हिमायत करता नजर आया। हालांकि बुध की रात को जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान दोनों को एतमाद में लेकर 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया, तो इस ऐलान में उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा था कि लबनान समेत खित्ते के तमाम इलाके इस जंगबंदी का हिस्सा होंगे। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस ऐलान के 3 घंटे बाद इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे को तस्लीम किया और कहा कि वो इसकी हिमायत करते हैं। मगर साथ ही नेतन्याहू ने यह भी लिख दिया कि लबनान इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका ने मुआहदे को कबूल करके अपनी फतह तो डिक्लेयर कर दी, मगर अमेरिका लबनान के हवाले से इसराइल के मुतज़ाद बयान पर खामोश रहा और इसी दौरान इसराइल ने लबनान में एक इंतहाई बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और लबनान में 100 से ज़ायद हमलों के दौरान 250 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया। और इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया और पहले यह खबर सामने आई कि ईरान लबनान में इसराइली हमलों की वजह से जंगबंदी मुआहदे से निकल सकता है। साथ ही ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरानी फोर्सेस ने इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है और जंगबंदी से एक दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से 11 बहरी जहाज़ गुजरे थे, जबकि जंगबंदी के बाद वहाँ से सिर्फ 4 बहरी जहाज़ ही गुजर पाए। और पासदारान इनकलाब ने आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें एक मखसूस रास्ते का बताया गया है और वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को खबरदार किया गया है कि बहरी जहाज़ ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ता करके इस मखसूस रास्ते पर सफ़र करें ताकि वो इस रास्ते में मौजूद मुमकिना नेवल माइंस से महफूज रह सकें। आम बात यह है कि अल जज़ीरा के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानिब से बताया गया ये मखसूस रास्ता ईरान के जजीरे लारक के करीब से गुजरता है, जहाँ पर ईरानी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है और पासदारान इनकलाब यहाँ से कश्तियों या बहरी जहाज़ों को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। ईरान की जानिब से लबनान में इसराइल के हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद अमेरिका ने भी लबनान से मुतालिक इसराइल का साथ देते हुए कह दिया कि लबनान जंगबंदी के मुआहदे का हिस्सा नहीं है। यानी इसराइल और नेतन्याहू ने लबनान के हवाले से एक बार फिर अमेरिका और सदर ट्रंप की पॉलिसी को अपने मुताबिक मोड़ दिया और वो भी उनकी बोली बोलने लगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जंगबंदी के ऐलान की पोस्ट के कई घंटों बाद व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने पहले कहा कि लबनान जंगबंदी के आर्जी मुआहदे का हिस्सा नहीं है और फिर अमरीकी नशरियाती इदारे PBS न्यूज़ ने अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ने कहा है कि लबनान हिजबुल्लाह की वजह से ईरान के साथ होने वाले जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं था और ये एक अलग तनाज़ा है। और फिर इसके बाद ईरान के साथ कल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी जंगबंदी में लबनान की शमूलियत की तरदीद करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि जंगबंदी मुआहदे में लबनान के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ गलत फहमी पर मबनी था और मेरी समझ के मुताबिक इसराइलियों ने दरअसल ये पेशकश की है कि वो लबनान में अपने इक़दामात को कुछ हद तक महदूद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। और फिर कल रात को नेतन्याहू ने एक बार फिर लबनान में अपनी तबाहकुन बमबारी को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि लबनान जंगबंदी के किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अब अमरीकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ के मुताबिक सीनियर अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कल फ़ोन करके लबनान में हमलों की शिद्दत कम करने का मुतालबा किया ताकि
ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सके। खबर के मुताबिक इसराइल ने भी मुज़ाकरात के दौरान मददगार पार्टनर बनने पर आमादगी जाहिर की है। इस सारी सूरत हाल में ईरान का भी मुसलसल सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। हालांकि मुज़ाकरात अब भी शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में तय हैं और होने जा रहे हैं, और ये नजर आ रहा है कि दोनों तरफ इस बात का इदराक है कि मुज़ाकरात ही इस मसले का वाहिद हल हैं, मगर इसराइल के हमलों की वजह से अब भी मुज़ाकरात पर अंदेशे बरकरार हैं। और आज ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में मुमकिना तौर पर ईरानी वफ्द की क़यादत करने वाले मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर आर्जी जंगबंदी के 3 निकात की खिलाफ वर्जी का दावा करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका पर हमारा गहरा और तारीखी अदम एतमाद उसकी जानिब से हर किस्म के वादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से पैदा हुआ है। और ये एक ऐसा रवैया है जो अफसोस के साथ एक बार फिर दोहराया गया है, जैसा कि अमरीकी सदर ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान की 10 निकाती तजवीज़ मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद है और इन मुज़ाकरात का बुनियादी फ्रेमवर्क है। ताहम अब तक इस तजवीज़ की 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। पहली खिलाफ वर्जी लबनान में जंगबंदी से मुताल्लिक 10 निकाती तजवीज़ की पहली शिक पर अमल दरामद ना करना है, और ये एक ऐसी कमिटमेंट है जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह तौर पर हवाला दिया और अपने बयान में कहा, और लबनान समेत खित्ते में हर जगह फौरी तौर पर जंगबंदी होगी। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि दूसरी खिलाफ वर्जी जंगबंदी के बाद ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में ड्रोन दाखिल होना है, जिसे सूबा फारिस के शहर लार में तबाह कर दिया गया। और तीसरी खिलाफ वर्जी ईरान की अफजोदगी के हक़ से इनकार है, जो फ्रेमवर्क का छठा नुक्ता है। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि अब मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिए जाने वाले निकात की खुलेआम और वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी हो चुकी है, और वो भी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले। ऐसी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़्द के मुमकिना सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के इस बयान पर अमरीकी वफ़्द के सरबराह जेडी वेंस का निस्बतन मज़बूत रद्द-ए-अमल सामने आया, और उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ 3 निकात पर इख्तिलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। I thought it was interesting, actually, because I did see that tweet from Ghalibaf actually just a couple of minutes ago. And let me say a few things. First of all, he said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement, because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I think the president's been very clear on the enrichment question. Our position on that has not changed. I think the third thing that he said was Lebanon, okay? And again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that was going to be part of the ceasefire. इस दौरान जेडी वेंस ने यह भी कहा कि अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा, और ये एक बेवकूफ़ाना इंतखाब होगा। जेडी वेंस ने मज़ीद कहा कि अमरीकी मीडिया 10 निकाती तजवीज़ फैला रहा है, जिससे अमरीका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया, और डील यह है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुले और ईरान यूरेनियम अफजोदा ना करे। इसके बाद आज मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर एक 3 निकाती बयान जारी किया, जिसमें लिखा है कि ईरान के 10 निकात में से पहला नुक्ता यह है कि ईरान का इत्तेहादी होने की वजह से लबनान और पूरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस जंगबंदी का लाजमी हिस्सा हैं और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता है। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के बयान में मज़ीद लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी तौर पर और वाज़ेह अंदाज में लबनान के मसले पर जोर दिया। इससे इनकार और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह कीमत होगी और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। फौरी तौर पर यह आग बुझाई जाए। जबकि अब ये खबर सामने आ रही है कि इसराइल मान गया है कि वो लबनान के साथ मुज़ाकरात करेगा, और ये भी खबर सामने आ रही है और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये मुज़ाकरात वाशिंगटन में होंगे इसराइल और लबनान के दरमियान। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से जो कहा गया इसराइली वज़ीर आज़म को कि आप अपने हमले ना करें ताकि मुज़ाकरात कामयाब हों, वो बात आगे बढ़ती नज़र आ रही है। यानी कि अमेरिका की अब इन मुज़ाकरात में मज़ीद संजीदगी नज़र आ रही है कि किसी भी तरीके से ये जंग ख़त्म हो और अमेरिका इस जंग से निकले। इसके अलावा आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लबनान में इसराइल की दोबारा दखल अंदाजी जंगबंदी के इब्तिदाई मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है और ये मुमकिन मुआहदों से पहले धोखे की खतरनाक अलामत है। इन कार्रवाइयों का सिलसिला मुज़ाकरात को बेकार कर देगा। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान कभी भी अपने लबनानी बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से लबनान में हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और दफ्तर खारजा की जानिब से बयान के मुताबिक पाकिस्तान लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है, जिसके नतीजे में
मासूम जानों का नुकसान और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई है। इसराइली इक़दामात खित्ते में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं और बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत को ख़त्म करने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करे। इसके अलावा कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर अहम अरब ममालिक ने भी आज लबनान पर इसराइल के हमलों की सख्त मजम्मत की है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि जंग में मुसलसल इजाफे के खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर संगीन नताइज होंगे। वाज़ेह रहे कि कल जंग बंदी के ऐलान के सिर्फ चंद घंटों बाद इसराइल ने लबनान में इंतहाई बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था और थोड़े अरसे में इसराइल ने लबनान भर में 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाते हुए 250 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया और 1000 से ज़ायद अफराद इन हमलों में ज़ख्मी हो गए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कल होने वाले हमले गुज़िश्ता हफ्तों से लबनान में जारी इसराइली कार्रवाइयों में सबसे ज़्यादा शदीद थे, जबकि आज इसराइल ने कहा है कि इन हमलों में उसने हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम के एक मावन को भी मार दिया है। लबनान से इसराइली हमलों के बाद इंतहाई तबाहकुन और दिलखराश मनाजिर भी सामने आए और इस सब के बाद जब मुज़ाकरात ख़तरे में पड़ने लगे तो सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कहा कि वो लबनान पर हमले ना करें। फिर खबर आई कि दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि लबनान के सदर ने कहा है कि इसराइल के साथ लबनान के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। यानी मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान में होने जा रही है तो दूसरी पेशरफ्त अब ये सामने आई है। ऐसे में आज अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तमाम अमरीकी बहरी जहाज़, तैयारे और फौजी अहलकार इजाफी गोला बारूद, हथियार और हर वो चीज़ जो पहले से काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके दुश्मन की तबाही के लिए ज़रूरी और मुनासिब है, वो ईरान के अंदर और उसके करीब अपनी जगह पर ही रहेंगे जब तक कि असल मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना हो जाए। अगर किसी भी वजह से ऐसा ना हुआ, जिसकी तवक्को तो कम है, तो हमले वापस शुरू हो जाएंगे और ये हमले पहले से कहीं ज़्यादा बड़े, बेहतर और ताकतवर होंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी और इसके बरक्स जितनी भी झूठी बयानबाजी की जाए, मगर कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। इस दौरान हमारी अजीम फ़ौज तैयारी कर रही है और आराम भी कर रही है और असल में वो अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। अमेरिका इज़ बैक। इन खदशात और बदएतमादी के साए में कल इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दरमियान ही अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। हता कि दूसरी दफ़ा तो ख़ुद मुज़ाकरात के सालिस मुल्क ओमान और ख़ुद अमरीका के इत्तेहादी बरतानिया के मुशीर कौमी सलामती ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि ईरान तो मुज़ाकरात के दौरान हैरानकुन तौर पर कई मामलात में पीछे हट गया था और एक मुआहदा होने के करीब था, क्योंकि तकरीबन तमाम बातें ईरान मान गया था। मगर फिर अमरीका और इसराइल ने इसी दौरान एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। अहम बात यह भी है कि माजी में दोनों दफ़ा मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ कर रहे थे, जबकि दूसरी दफ़ा सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा थे। और इसी वजह से ये खबरें सामने आई थी कि ईरान चाहता है कि इस दफ़ा स्टीव विटकॉफ के बजाय अमरीका के नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करें। मगर इसमें भी अहम बात यह है कि अचानक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट कर दिया कि सदर ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ही जाएंगे और JD वेंस सिक्योरिटी खदशात की वजह से शायद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद ईरानी हुकाम भी JD वेंस के ना होने की वजह से मुज़ाकरात से इनकार कर देंगे, क्योंकि माजी में मुज़ाकरात के दौरान हमला होने की वजह से ईरानी हुकाम को स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर भरोसा नहीं है। मगर फिर वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने ऐलान कर दिया कि JD वेंस ही वफ़द की क़यादत करेंगे और अमरीकी वफ़द उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान जा रहा है और इस वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि ईरानियों को स्टीव विटकॉफ से मसला क्यों है और वो JD वेंस पर इसरार क्यों कर रहे हैं और वो क्यों समझते हैं कि मुज़ाकरात में JD वेंस का होना ज़रूरी है। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि ईरान की जानिब से JD वेंस पर इसरार सिर्फ उनकी शख्सियत तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके बैरूनी मुदाखलत के रिकॉर्ड से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बतौर सेनेटर JD वेंस ने 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि सदारती इंतखाबात में ट्रंप की कामयाबी जुज़वी तौर पर नई जंगों से गुरेज पर मबनी थी। और फिर 2024 में JD वेंस ने खबरदार किया था कि ईरान के साथ तसादुम अमरीका के मुफाद में नहीं होगा और ये तसादुम वसाइल का एक बहुत बड़ा ज़िया होगा। और फिर 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका के हमले से सिर्फ चंद दिन पहले JD वेंस ने वाशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए कहा था कि मेरा ख्याल है कि हम सब सिफारती रास्ते को तरजीह देते हैं, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि ईरानी क्या करते हैं और क्या कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर हमलों से पहले अमरीकी मीडिया ने मुतादिद बार यह खबर दी कि JD वेंस ट्रंप इंतज़ामिया में ईरान के ख़िलाफ़ जंग के मुखालिफ हैं और उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया पर मुसलसल जोर दिया है कि सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। लेकिन
जंग शुरू होने के बाद जेडी वेंस ने सदर ट्रंप के इक़दामात की हिमायत की है। ताहम उन्होंने ट्रंप इंतजामिया के बाकी अराकीन की निस्बत ज़्यादातर खामोशी इख्तियार की हुई है। इसके अलावा जेडी वेंस को अमेरिका में अगले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से फ्रंट रनर के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि सदर ट्रंप 2 दफ़ा सदर बनने के बाद अब अगला इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। ऐसे में जंग पर अमेरिका में बढ़ती हुई तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जेडी वेंस की तरजीह होगी कि वो इस जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए किरदार अदा करें और वो एक नाकाम जंग के क्रेडिट के साथ इलेक्शन लड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसके बावजूद जेडी वेंस सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और वो मुमकिन तौर पर अपने आप को ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश करेंगे जिसने जंग ख़त्म करने की कोशिश की और इस कशमकश से निकलने का एक मुमकिन रास्ता फराहम किया। अहम बात यह है कि 39 साला जेडी वेंस अब तो सदर ट्रंप के बड़े हामी हैं, मगर ट्रंप की जानिब से 2024 में नायब सदर नामजद होने से पहले वो ट्रंप के बड़े नाक़दीन में शुमार होते थे। और 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान जेडी वेंस नेवर ट्रंप यानी ट्रंप कभी नहीं तहरीक में एक बड़ी आवाज़ थे और उन्होंने सदर ट्रंप पर सख्त तनकीद भी की थी और इस दौरान उन्होंने ट्रंप के ख़िलाफ़ कई ट्वीट्स भी किए थे। मगर फिर जुलाई 2021 में अमेरिकी सेनेट का इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने सारे एंटी ट्रंप ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे। इस सारी सूरत हाल में अब ट्रंप ने जेडी वेंस को ईरान के साथ मुज़ाकरात की क़यादत सौंप तो दी है, मगर मुज़ाकराती वक्त में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मौजूदगी से ज़ाहिर होता है कि ट्रंप अब भी स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद पर ही ज़्यादा एतमाद करते हैं और जंग के मुस्तकिल खात्मे और ईरान के साथ किसी मुमकिन जौहरी मुआहदे के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का मौक़िफ़ इंतहाई अहम होगा। और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दीगर मामलात में भी ट्रंप का इन्हिसार ज़्यादातर इन्हीं दोनों शख्सियात पर होता है और ईरान के साथ मुज़ाकरात के अलावा गज़ा में जंगबंदी और यूक्रेन और रूस जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में भी यही दोनों शख्सियात यानी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर सदर ट्रंप के सबसे ख़ास रहे हैं और मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि फरवरी में ये खबरें सामने आई थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील के लिए अहम ब्रेक थ्रू हो गया है। मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत माहौल में हुए हैं और अगले हफ्ते वियना में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। मगर इसी दौरान अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक सुबह के सेशन के बाद यानी मुज़ाकरात के सुबह के सेशन के बाद स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानी मौक़िफ़ से मायूस थे और अगर उन्होंने ट्रंप को ये रिपोर्ट दे दी कि कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी तो फ़ौजी हमले का इम्कान बढ़ सकता है। और फिर यही हुआ और इन मुज़ाकरात में शिरकत के बाद स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के अमेरिका पहुंचने के फ़ौरन बाद ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और यही वजह है कि ये इतलात आई कि ईरान को स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मुज़ाकरात पर एतराज़ है और इसीलिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इस सारी सूरत हाल में इन अहम मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अब भी जारी हैं और आज भी पाकिस्तानी क़यादत ने अहम आलमी रहनुमाओं से बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम से फ़ोन पर बात हुई है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। इसी तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह और कतर के अमीर से भी टेलीफोन पर बात हुई है। इसके अलावा आज फ्रांस के सदर मैक्रोन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर मुबारकबाद दी है, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। जबकि वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया के चांसलर से भी रब्ता हुआ। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई। और अहम बात यह है कि इससे पहले कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अहम बातचीत हुई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सहाफ़ी कामरान यूसुफ और वाशिंगटन से सहाफ़ी इदरीस अली। दोनों जगह क्या माहौल है, वाशिंगटन में भी इस्लामाबाद में भी, मुज़ाकरात के हवाले से क्या तवक्कात हैं, दोनों से पूछेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इदरीस, पहले आपसे जब पिछली दफ़ा बात हुई तो चंद घंटे रह गए थे उस डेडलाइन में और बात हो रही थी कि सदर ट्रंप क्या करेंगे, वहाँ पर भी मीडिया क्या सोच रहा है, पॉलिसी सर्कल्स क्या सोच रहे हैं। नाउ क्या इस बात की तवक्को थी कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा किरदार अदा करेगा और सदर ट्रंप जो सीज़ फायर का ऐलान करेंगे वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर करेंगे और फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे होंगे?
लेकिन जब हमारी पिछली बार बात हुई थी, आप सही कह रहे हैं, चंद घंटे बचे थे और मैंने उस टाइम पे कहा था कि शायद एक मिरेकल की जरूरत है। और वो मिरेकल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉर्म में आया, क्योंकि लग नहीं रहा था उस टाइम पे कि कोई भी चांस था, क्योंकि बहुत दो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही मुख्तलिफ उनके डिमांड्स थे। मगर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी ना किसी तरह वो ब्रिज कर चुके हैं। और आई थिंक उन चंद घंटों में शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी कॉलिंग की इजिप्ट को, टर्की को, पूरे जो ममालिक हैं रीजन में, उनसे बातचीत की और किसी ना किसी तरह से ये कर दिया। तो आई थिंक जो मीडिया में अमेरिका, लोगों की अमेरिका और एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेरी पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस से लोगों में बात हो रही है, वो बहुत एक अप्रिशिएट करें पाकिस्तान का रोल, क्योंकि आई थिंक वो देख रहे हैं इस्लामाबाद और पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह। ये नहीं कि पाकिस्तान का कोई एजेंडा है, इसमें कोई साइड है। आई थिंक वो काफ़ी ऑनेस्टली देख रहे हैं पाकिस्तान को एक बहुत ही पॉजिटिव रोल में। तो आई थिंक ये काफ़ी एक रिमार्केबल चीज़ है। आपने भी देखी है कि पूरे दुनिया के जो सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को कॉल किया थैंक करने के लिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल कॉल किया, बातचीत हुई। तो आई थिंक एक बहुत अहम रोल किया है और आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान ही रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि हमने देखा था टर्की और इजिप्ट के अलग अलग इश्यूज थे ईरान के साथ। तो आई थिंक ये एक बहुत ही की रोल किया है और अब देखा जाएगा कि चंद दिनों में क्या प्रोग्रेस हो सकता है। और कामरान, आप ज़ाहिर साल हर साल से फॉरेन ऑफिस कवर करते रहे हैं, अहम खबरें देते रहे हैं। जितनी बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, एक तो इस्लामाबाद का माहौल भी बताइएगा, साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, दुनिया भर से हमने आज भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं, बड़े बड़े ममालिक की लीडर्स कॉल कर रहे हैं। क्या माहौल है इस्लामाबाद में? जो इस वक्त माहौल है, इनफैक्ट जो आप कह सकते हैं कि जो आखिरी मरतबा मेरे ख्याल में अमरीकी सदर बुश जब आए थे, तो जिस लेवल के जो सिक्योरिटी के इंतजामात देखने को मिले थे, तो मोर और लेस उसी तरह की सिक्योरिटी इस वक्त आपको नजर आ रही है। खास करके जो रेड जोन है, जो मुमकिन तौर पर वेन्यू हो सकता है मुज़ाकरात का, तो वहां पर तो मुकम्मल तौर पर जो मैं गया भी था, तो फौजी दस्ते जो हैं वो आपको विजिबली वहां पर नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली, क्योंकि पता है कि पब्लिक हॉलीडे भी है आज और कल रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों में, तो बिल्कुल आपको ऑन ग्राउंड नजर आता है कि इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ हिस्टोरिक होने वाला है। दूसरी जो आपने बात की, बिल्कुल ये जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से गैर मामूली, मेरे ख्याल में करिश्मा कर दिखाया है। इनफैक्ट वो इदरीस मौजे की बात कर रहे थे, तो मैंने जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, तो मैंने दिन में ये कहा था कि हम बहुत क्लोज हैं और एक मिरेकलस डील हो सकती है। शायद उस वक्त लोगों को लगा कि ये बिल्कुल ही बहुत ही एग्जेजरेशन है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीजें आपको नजर नहीं आ रही थी। बट ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग बिहाइंड द कैमरा, और बहुत सी चीजें जो सरफेस पे नहीं, बिहाइंड द सीन हो रही थी। तो आई वाज ऑप्टिमिस्टिक कि कोई ना कोई लास्ट मिनट ब्रेक थ्रू हो सकता है, और वो ब्रेक थ्रू हुआ। और उसके नतीजे में क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान तो बज़ाहिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इससे इस रीजन का एंड बियॉन्ड जो पीस है एट स्टेक है, तो इसीलिए आप वो एक्टिविटी देख रहे हैं। वो बेशक गल्फ कंट्रीज के लीडर्स हों, वो प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को कॉल कर रहे हैं। फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, उन्होंने कॉल की। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की। तो क्लियरली यहाँ पर जो सारी दुनिया है वो पाकिस्तान से जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, और इस उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं, सिवाय मेरे ख्याल में एक दो मुल्कों को छोड़ के, कि ये जो मुज़ाकरात बिल्कुल एक पहला कदम है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो। तो सर्टनली अ बिग डे, एंड लेट्स सी के कल जब मुज़ाकरात होंगे तो उसकी क्या आउटकम आती है। इदरीस, ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ईरान और अमेरिका से बात करके किया, और उसमें यह भी था कि सीज़ फायर में लबनान भी शामिल है। फिर इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से ये पोस्ट हुआ कि हम पासदारी करेंगे, एहतराम करेंगे, इस अमल करेंगे इस सीज़ फायर का, मगर उसमें लबनान शामिल नहीं है। और फिर लबनान पे बहुत ज़्यादा बमबारी भी हुई। फिर जेडी वेंस ने कहा और वाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया कि लबनान शामिल नहीं था, मगर अब खबर आई है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को कहा है कि वो लबनान पे हमले ना करें, ताकि ये जो सीज़ फायर है और जो मुज़ाकरात हैं वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकें। क्या वहाँ पर भी खदशा है कि इसराइल कोई स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है? लेकिन जब ये शुरू हुआ था, तो आप सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पे लेबनान इंक्लूडेड था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ चंद घंटे बाद उसके बाद बोला कि लेबनान इंक्लूड नहीं है। मगर अभी खबर आई है मेरे सोर्सेज से, इजराइल में भी जो बात हुई हमारे लोगों से, कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अग्री कर लिया है कि मैं लेबनान से बात करूंगा। तो जाहिर है किसी ना किसी तरह से यूएस प्रेशर हुआ है चंद घंटों पहले। अब वो टॉक्स कब होंगी लेबनान के साथ, किस तरह होंगी, वो पता चलेगा। मगर आप सही करें कि जो हमने कल देखा था, इजरायली जो स्ट्राइक थी वो बहुत ही अग्रेसिव स्ट्राइक थी। वो कोई 200 लोग मरे, और सबसे ज्यादा जो मतलब
एक्सटेंसिव बॉम्बिंग हुई है इजरायली लेबनान में, वो कल हुई है, तो जाहिर है वो टेल अवीव में और जेरूसलम में भी जो देख रहे हैं वो आई थिंक काफ़ी कंसर्न है कि किसी ना किसी तरह ये शायद टॉक्स हो जाएं, और अगर ये टॉक्स अचीव कर सकें कोई प्रोग्रेस, तो फिर इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेबनान और इसराइल और ईरान को स्ट्राइक करना। मगर आप जो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसराइल के जो है, उनने जब भी बात की है, और आई थिंक और डिटेल्स आएंगी कोई घंटों में, कि ये लेबनान पे जब बातें करेंगे शुरू करेंगे तो स्ट्राइक्स कंटिन्यू होंगी, और अगर ईरान मानेगा कि जब तक लेबनान सही तरह सेफ ना हो जाए, जब तक स्ट्राइक्स खत्म ना हो जाए, वो कंटिन्यू करेंगे टॉक्स यूएस के साथ या नहीं। तो ये आई थिंक बहुत एक अहम प्रॉब्लम है, बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, तो देखा जाएगा चंद घंटों में क्या होगा। और कामरान, जो पाकिस्तान की ज़रा क्या बता रहे हैं, ईरान के हवाले से बारहा खबरें आती रहीं कि कल भी कि वो फिर इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकते हैं या बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। फिर खबर ये आई कि पाकिस्तान ने बात की है, दोनों साइडों की तरफ से कहा गया है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ईरान में भी एहसास यही है कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा और मुज़ाकरात करने हैं। बिल्कुल, आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल जो है वो शरारत कर रहा है, और कल एक मौके के ऊपर ये जरूर ऐसी सिचुएशन आई थी कि जब इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे थे तो ईरान वाज अबाउट टू रिटेलिएट, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ, और पाकिस्तान की एश्योरेंस के ऊपर ही फिर ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया। तो इसलिए आई थिंक क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ रीजन का बल्कि पूरी दुनिया का जो पीस है वो एट स्टेक है, और इसलिए मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त जो मेन प्लेयर्स हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि इतना होमवर्क किया है और हम पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ जो आपने पाकिस्तानी हुकाम की बात की, मेरे ख्याल में इस सारे प्रोसेस के अंदर एज अ जर्नलिस्ट तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको मैक्सिमम डिटेल्स मिले। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तानी हुकाम है इसको पाकिस्तान के लिए एज अ PR एक्सरसाइज के तौर पर ले रहे हैं, और आज भी कुछ लोगों से बात हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल तवक्को ना रखें कि हम आपको लम्हा ब लम्हा जो अपडेट्स देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। हमारे लिए हेडलाइंस मैटर नहीं करती, हमारे लिए आउटकम मैटर करती है, और स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अफवाहों के बजाय जो वजारत खारजा है या वजारत इत्तलात जो भी अगर वो इंफॉर्मेशन देती है, या फिर जो दोनों फरीकैन है ईरान और उसके अलावा जो अमेरिका है, अगर उनका सरकारी मीडिया या ऑफिशियली कोई बयान सामने आता है तो हमें उस पर रिलाय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मेजबान है और मीडिएटर है, और हम इस मौके के ऊपर कोई भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हमारा झुकाव किस तरफ है, और इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इवन मेरे लिए भी कि इसमें अंदर की खबर निकालना, और अभी तक की जो इतलात हैं कोशिश की जाएगी कि मीडिया को बिल्कुल भी भनक ना पड़े, अनलेस कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर तो ज़ाहिर मीडिया को बता ही दिया जाएगा। इदरीस, ये बताएगा कि ज़रा सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से तो रुकते नहीं हैं, अभी भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, ईरान की तरफ से भी उसका जवाब आ रहा है, बट क्या ये कम से कम एहसास अब पाया जाता है अमेरिका में कि ये जंग जितनी थी अब हो चुकी, अब इसका हमें हर हाल में सीज़ फायर को आगे बढ़ाना है, नाजुक सीज़ फायर है मगर बहरहाल अब इसे हमें ख़त्म करना है मुज़ाकरात के ज़रिए? देखिए, मैं काफ़ी लोगों से मेरी इस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई इसके बारे में, और एक तो है उनका है एक डिज़ायर कि ये ख़त्म हो किसी ना किसी तरह से, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मिलिट्री और जो पेंटागन सोर्सेज से मेरी बात हुई है वो ट्रूप्स और इक्विपमेंट और फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। तो अभी जो शिप्स हैं ईरान के आसपास, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे। मुझे इत्तला मिली है कि 1,500 मरीन्स और मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कोई एक हफ्ते में शायद वो पहुंच जाएं। तो बातचीत चल रही है, आई थिंक होप है वाशिंगटन में कि ये हो जाए, मगर वो तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर नहीं हो एग्रीमेंट तो फिर वो कंटिन्यू कर सके, और शायद जब कंटिन्यू करें तो और जोरदार बॉम्बिंग और शायद ग्राउंड ट्रूप्स का भी हो सके यूज। तो आई थिंक होप मगर प्रेपरेशन भी है। और कारण आप बताइएगा कि ज़ाहिर सीज़ फायर है मगर नाजुक है, जो पॉलिसी सर्कल्स हैं, जो ज़राए से आपकी बात हो रही है, उन्हें भी अंदेशा है कि ये डायलॉग फेल भी हो सकता है? देखें, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, गिवन द फैक्ट कि जो दोनों अतराफ हैं उनके अगर आप पोजीशंस को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्लियरली मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे जो लोग हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ख्याल है कि यहाँ पर एक मीटिंग होगी और उसके बाद कोई चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि आज से चंद रोज पहले तक ईरान और अमेरिका और पूरा रीजन जंग की लपेट में था, और कोई भी मेरे ख्याल में इस पर बैट लगाने के लिए तैयार नहीं था कि सीज फायर भी हो सकती है, भले कितनी सीज फायर हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि फिर दोनों जो फरीकैन है वो बातचीत करने के लिए भी मान जाएंगे। तो अगर इसको आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो वाइल जो डिफरेंस दोनों साइड पर बहुत बड़ा है, लेकिन गिवन के पिछले 3-4 या एक हफ्ते के दौरान
जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एंड गिवन कि जितने ज्यादा स्टेक्स हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो आई थिंक वी शुड बी होपफुल कि कोई ना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट जरूर होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो एक फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, बट अगर किसी फ्रेमवर्क पे तय एग्रीमेंट हो जाता है और इस सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाता है, फर्दर टॉक्स के लिए बात होती है, तो इवन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप से और इस्लामाबाद से राय सुन रहे थे। तैयारियां मुकम्मल हैं और ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और जाहिर है ईरान हो या फिर अमेरिका हो, दोनों के लिए लाजिम है कि इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि मामला डायलॉग से ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी जंग हो, कितनी ही तबाही हो, मगर उसके बाद डायलॉग से ही मामला आगे बढ़ता है, और ये इदराक इस वक्त दोनों साइड्स पर नज़र भी आ रहा है। हालांकि बयानात का सिलसिला एक दूसरे की तरफ से जारी है, मगर इस बात का एहसास भी नज़र आ रहा है कि डायलॉग करना है और दोनों वफूद इस्लामाबाद पहुँचेंगे और मुज़ाकरात शुरू होंगे। इस सारी सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की परेशानियाँ क्यों बढ़ रही हैं, आपके सामने तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सवाल उठ रहा है कि इसराइल क्यों लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का जवाब बनाकर एक बार फिर लबनान में हर तरफ तबाही फैला रहा है और सैकड़ों लबनानी शहरियों का खून बहा रहा है। ताहम इसराइल की लबनान में ये जंग और जंगबंदी से इनकार दो पहलुओं से बहुत अहमियत रखती है, जिनमें से एक पहलू हिजबुल्लाह के बारे में इसराइली इंटेलिजेंस का वो गलत अंदाज़ा है जिस पर अब वो सरप्राइज़ हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज के सरबराह भी मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों ने इसराइली अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया है, यानी हिजबुल्लाह की ताकत और सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट करना और ये समझ लेना कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फोर्सेस ने लबनान में हिजबुल्लाह को इतनी ताकत से कुचल दिया कि अब वो इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रही। जबकि इस जंग का दूसरा पहलू इसराइल का वो खुफिया हदफ है जो अब खुलकर सामने आ गया है, यानी इसराइली फोर्सेस का हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के मकसद के साथ साथ लबनान के जनूबी इलाके पर 30 किलोमीटर तक कब्ज़ा करना। मगर अगर सीज़ फायर लबनान में भी नाफिज हो गया तो ना सिर्फ हिजबुल्लाह एक बार फिर बाअसर पोजीशन में आ जाएगी, बल्कि दरियाए लितानी तक कब्जे का इसराइल का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म को रोके जाने के बाद भी और लबनान के सदर के इस बयान के बाद भी कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और ये खबर आने के बाद भी कि वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, इसराइल रुकेगा या नहीं रुकेगा। हालिया ईरान जंग के दौरान इसराइल ने यह अंदाज़ा लगाया कि अब लबनान में हिजबुल्लाह मज़ाहमत की पोजीशन में नहीं है, इसलिए इसराइली फोर्सेस जनूबी लबनान में दरियाए लतानी तक पूरे इलाके को कब्जे में लेकर बफर जोन कायम कर लेंगी ताकि मुस्तकबिल में लबनान से इसराइल को कोई खतरा ना रहे। 28 फरवरी को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अमेरिका और इसराइल ने शहीद कर दिया, तो हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट्स दागे और फिर इसराइल ने बमबारी के साथ साथ 2 मार्च को लबनान के जनूबी इलाके में ज़मीनी अफवाज भेज दी और जनूबी लबनान में दरियाए लतानी तक अपने कब्जे में लेने के इरादे से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी शुरू कर दी और कई ऐसे ब्रिजेस को तबाह कर दिया जो जनूबी लबनान को दारुल हुकूमत बैरूत और लबनान के दीगर शहरों से मिलाते थे, जिस पर अल जज़ीरा ने एक तज़किये में लिखा कि ऐसा लगता है कि इसराइल जनूबी लबनान को मुल्क के बाकी हिस्सों से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है और जो तबाही हो रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरे जनूबी लबनान से आबादी ख़त्म करने की इसराइली हिकमत अमली का हिस्सा है। इस दौरान खुद इसराइल की तरफ से खुलेआम कहा जाने लगा कि इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों का अहम हदफ जनूबी लबनान में दरियाए लतानी तक के इलाके को इसराइल में जम करके एक बफर जोन कायम करना है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इसराइली हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि वो जनूबी लबनान को इसराइल में जम कर ले, यानी इसराइल का हिस्सा बना ले। उन्होंने इसराइली रेडियो को इंटरव्यू में कहा कि लबनान पर बमबारी मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ हकीकत पर ख़त्म होनी चाहिए जिसमें इसराइल की सरहदों में तब्दीली शामिल हो। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि इसराइल की नई सरहद दरियाए लितानी तक होनी चाहिए। ये जनूबी लबनान से गुजरने वाला एक अहम आबी रास्ता है और इसराइल की सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। इसी तरह इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने कहा कि जनूबी लबनान के अंदर एक बफर जोन कायम किया जाएगा और इसराइल हालिया जंग के खात्मे के बाद भी जनूबी लबनान के एक हिस्से पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये इलाका दरियाए लितानी तक होगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इसराइली सरहद के करीब तमाम लबनानी घरों को मसमार कर दिया जाएगा। इस दौरान खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अपने इरादे और हिकमत अमली का इज़हार कर दिया और कहा कि मैंने अब इसराइली फोर्सेस को हिदायत दी हैं कि जनूबी लबनान में मौजूदा सिक्योरिटी जोन को मज़ीद वसी करें। इसराइली हुकूमत के बयानात और इक़दामात वाज़ेह कर रहे हैं कि दुनिया की मुखालफत और शदीद तनकीद के बावजूद इसराइली हुकूमत का असल हदफ हिजबुल्लाह के खात्मे के साथ साथ लबनान के जनूबी इलाके पर कब्ज़ा जमाना है। इसीलिए वो ईरान में सीज़ फायर के लिए तो तैयार हो गई,
लेकिन लबनान में सीज फायर से इनकार कर रही है। साथ ही लबनान में इसराइली फोर्सेस को अपने अहदाफ के हुसूल में अपने ही अंदाजों के बरक्स हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहमत का सामना है। हिजबुल्लाह जो कुछ अरसा पहले बेअसर हो गई थी वो हालिया जंग में दोबारा मुनज़्ज़म नजर आ रही है और इसराइल के सरहदी इलाकों में रोज़ाना दर्जनों रॉकेट्स दाग रही है और जानी और माली नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही जनूबी लबनान में इसराइली ज़मीनी अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई जारी है और जहां हिजबुल्लाह को शदीद नुकसानात का सामना है तो वहीं इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें हो रही हैं और आए दिन हिजबुल्लाह इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियोज़ जारी कर रही है। और हिजबुल्लाह की इस गैर मुतवक्के मज़ाहमत से इसराइल में इंटेलिजेंस और सियासी बहस छिड़ गई है, क्योंकि इसराइल तो हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत को ख़त्म कर चुका था, असलहे के डिपोज तबाह कर चुका था। यहाँ तक कि लबनान में हिजबुल्लाह की सियासी पोजीशन इस हद तक कमज़ोर हो गई थी कि लबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की कोशिश कर रही थी और यही वादा अमेरिका और इसराइल से कर रही थी। और 27 नवंबर 2024 को लबनान और इसराइल के दरमियान होने वाले सीज़ फायर मुआहदे की एक शर्त भी यही थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने गजा में हमास पर और लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ शदीद कार्रवाइयाँ की और हिजबुल्लाह की आला तरीन क़यादत को निशाना बनाया। लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। पहले 31 जुलाई 2024 को इसराइल ने एक ही दिन में हिजबुल्लाह और हमास की क़यादत को 2 अलग अलग मकामात पर निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया और इसी दौरान लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को फिजाई हमले में शहीद कर दिया। इसके बाद रोज़ किसी न किसी कमांडर को मार दिया जाता या लबनान में तबाहकुन हमला कर दिया जाता। मगर 17 सितंबर 2024 को इसराइली इंटेलिजेंस मुसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक गैर मामूली कार्रवाई करके दुनिया को हैरान कर दिया। हिजबुल्लाह इसराइल की निगरानी से बचने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक आलात के बजाय राब्तों के लिए रिवायती तरीक़ों पर इन्हिसार कर रही थी। साथ ही पैगामात के फौरी तबादले के लिए हिजबुल्लाह के अहलकार पेजर्स का इस्तेमाल करते थे। मगर 17 सितंबर को लबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल सैकड़ों पेजर्स अचानक फट गए और उन्हें इस्तेमाल करने वाले 12 से ज़ायद अफराद मारे गए और ईरानी सफ़ीर समेत 2750 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हिजबुल्लाह के मवासलाती निज़ाम में बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था और ये कार्रवाई इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने की थी। बाद में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इंकिशाफ किया गया कि मुसाद ने हिजबुल्लाह को डिलीवर होने से पहले ही इन डिवाइसेस में बहुत थोड़ी सी मिकदार में बारूद नस्ब कर रखा था। सिर्फ यही नहीं, 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह को अपनी तारीख का सबसे बड़ा धचका लगा। इसराइली फोर्सेस ने बैरूत में शदीद हमले किए, कई पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए, जिनमें 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक हिजबुल्लाह की क़यादत करने वाले हसन नसरुल्लाह कत्ल कर दिए गए। हमलों के वक्त हिजबुल्लाह की दीगर आला क़यादत भी हसन नसरुल्लाह के साथ थी, जो उनके साथ ही निशाना बन गई। फिर जब हसन नसरुल्लाह के जानशीन के तौर पर हाशिम सफ़ीउद्दीन का नाम लिया जा रहा था तो इसराइली फोर्सेस ने उन्हें भी निशाना बना डाला, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह का ऐलान तक नहीं किया या फिर उनका नाम खुफिया रखा। ताहम 29 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह के बानियों में शामिल नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मगर नईम कासिम ने जब क़यादत संभाली तो हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, तमाम अहम कमांडर्स मारे जा चुके थे, क़यादत और कमांड का बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था। लबनान में हिजबुल्लाह के तारीख़ी असर वसूख में कमी आ गई थी और हिजबुल्लाह की क़यादत सिर्फ बयानात तक महदूद होकर रह गई थी और इसराइली हुकूमत, इसराइली फ़ौज और इंटेलिजेंस समेत दुनिया भर में यही अंदाजे लगाए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह अब ख़तरा नहीं रही। और जैसे कि हमने बताया कि 27 नवंबर 2024 को लबनान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा हो गया तो ये शर्त रखी गई कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाएगा और ख़ुद लबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए तैयार हो गई और कोशिशें भी की। मगर हिजबुल्लाह अपनी कमज़ोर पोजीशन के बावजूद असलाहत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर जब रवां साल 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके एक और जंग छेड़ दी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया तो हिजबुल्लाह भी इस जंग में शरीक हो गई और इतनी मुनज़्ज़म नजर आई और मज़ाहमत दिखाई कि इसराइल को अपनी ही इंटेलिजेंस मालूमात और तज्ज़ियों पर शक हो गया और इसराइल के आर्मी चीफ को एतराफ़ करना पड़ा कि हमने लबनान में हिजबुल्लाह की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था और 2024 में लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई के नताइज को ओवर एस्टिमेट किया था। और अब कि जब हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हिजबुल्लाह के पास तो सैकड़ों लॉन्चर्स और कई हज़ार रॉकेट्स मौजूद हैं। जबकि ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स के एक ऑफिसर का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास 10,000 शॉर्टर रेंज रॉकेट्स मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, हालिया दिनों में इसराइल के शुमाली शहरों में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की वजह से गैर मामूली पैनिक की सूरत हाल नजर आई। इसराइली शहरी अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हो गए और वहाँ के अवाम और नुमाइंदों ने इसराइल की मरकजी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शुमाली इसराइल के शहरियों पर जोर दिया कि वो अपने शहरों में ही रहें, लेकिन वहाँ के अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहाँ के बल्दियाती रहनुमाओं ने
हिजबुल्लाह के मुसलसल रॉकेट हमलों से मुताल्लिक रियासत के रद्द-ए-अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के हमलों से शुमाली शहरों के रिहायशी भागने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने बल्दियाती नुमाइंदों से कहा कि वो इस नकल मकानी को रोकें, तो बल्दियाती नुमाइंदों ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइलों के बरक्स हिजबुल्लाह के हमलों के हवाले से कोई पेशगी वार्निंग नहीं होती और शुमाली इलाकों के शहरियों के पास सायरन बजने के बाद शेल्टर्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स ही होते हैं। इस हवाले से बात करते हुए शुमाली इसराइल के शहर किरियात शमूना की गैर कानूनी सेटलमेंट के मेयर अविखाई स्टर्न ने कहा कि अगर हमने इसराइल के किसी शहर को खो दिया तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लबनान में सूरत हाल को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ईरान में सूरत हाल को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये पहली बार है कि इसराइल का कोई शहर हाथों से जा रहा है। לא משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל, זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה אפילו, איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזו. אתם חושבים שישארו שם? ואם אתם מצפים שעוד חודש ימים 10,000 שישארו ככה, נשארו 10 אנשים. אלה שלא יכולים ללכת בלבד. כי כבר עכשיו יזכרו את הבומים כל יום. ואם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה לתת בין מדינה לאזרח, לספק לנו ביטחון. כשלתם. शुमाली इसराइल के एक और बल्दियाती नुमाइंदे ईटान डेविडी ने नेतन्याहू हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हम अपने घरों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे रियासत नहीं है। आपने 3 शहर ख़त्म कर दिए, आप आखिर क्या कर रहे हैं? या तो कहें कि आप इस मामले से निमटने के काबिल ही नहीं हैं और हमारी जान छोड़ दें, या वो करें जो करना ज़रूरी है। אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה, אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה, אי אפשר לבד. גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל! גמרתם הכל כבר! מה אתם עושים? מה אתם עושים, ריבונו של עולם? מה אתם עושים? או שתגידו שאתם לא מסוגלים לטפל באירוע הזה ותשחררו אותנו, או שתעשו מה שצריך כבר, ריבונו של עולם! लेकिन सवाल ये है कि हिजबुल्लाह जो कुछ अर्सा पहले तक इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में बेअसर होकर रह गई थी और उसकी पूरी क़यादत ख़त्म हो गई थी, वो अचानक फिर से कैसे मुनज़्ज़म हो गई है। इस हवाले से रॉयटर्स ने अहम तफसीलात शाया की और बताया है कि कैसे ईरान की पासदारान इनक़लाब ने हिजबुल्लाह को दोबारा फ़ाल और मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनक़लाब की सरगर्मियों से वाकिफ़ दो ज़राए ने बताया कि नवंबर 2024 में इसराइल और लबनान के सीज़ फायर के बाद पासदारान इनक़लाब ने हिजबुल्लाह के अराकीन की दोबारा तरबियत के लिए लबनान में अपने ऑफिसर्स भेजे, जिन्होंने हिजबुल्लाह के असलहे को दोबारा मुनज़्ज़म करने के अमल की भी ज़ाती तौर पर निगरानी की। पासदारान इनक़लाब के ऑफिसर्स ने हिजबुल्लाह के कमांड स्ट्रक्चर को भी असर नौ तश्कील दिया, क्योंकि उसे इसराइल इंटेलिजेंस ब्रीच कर चुकी थी और ये एक ऐसा फैक्टर था कि जिसने इसराइल को हिजबुल्लाह के बहुत से लीडर्स को कत्ल करने में मदद दी थी। एक जरिए के मुताबिक हिजबुल्लाह को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए पासदारान इनक़लाब के तकरीबन 100 ऑफिसर्स को भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हिरारिकल कमांड स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया गया और छोटे यूनिट्स तश्कील दे दिए गए, जिन्हें एक दूसरे की कार्रवाइयों का महदूद इल्म होता है और इससे ऑपरेशनल सीक्रेसी बरकरार रखने में मदद मिल रही है। इसी तरह ईरानी कमांडर्स ने इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से एक साथ मिसाइल दागने के मंसूबे भी तैयार किए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरमायाकारी उसे फ़ायदा दे रही है। हिजबुल्लाह एक ऐसे वक्त में दोबारा संभल गई और अपने पाँव पर खड़ी हो गई कि जब उसे ईरान के हक में जंग में शरीक होना था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह।